जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है ये आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो ट्रेड था वहां पे जो आपका नागपुर जडारो था वहां पे ये क्वेश्चन सीधा सीधा वहां पूछा गया था। दोस्तों आज के बाद डेली अपने प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंटिन्यू चलेंगे, यानी ये मान चलना डेली आपकी 7 बजे एक मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और ये दोस्तों केवल आपके प्रैक्टिस सेट ही नहीं, आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन वहां पे रिपीट हुआ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जब सोल्व इस तरह करने की आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा पार्ट वीक है कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है। यानी जब हम ये प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, यानी जो ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं, हमें एक आइडिया ये लग जाएगा क्या हम इनके आंसर यहाँ पे दे पा रहे नहीं दे पा रहे। यहाँ पे टोटल हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसा हमारा पेपर आता है। अगर आप यहाँ 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं फिलहाल तो आपकी तैयारी सही चल रही, बस इसे कंटिन्यू बनाए रखिएगा, आपका एग्जाम वहां बिल्कुल वहां पे क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों जैसे इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे, ये बताओ निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा आपका प्लांट बॉडी है जो जड़ों तनों और पत्तियों में अलग नहीं है, और जिसके ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे जब आपको ये नागपुर जडारो में क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा तो आपको इसका आंसर क्या देना है, आप यहां बताओ क्या स्पाइरो गायरा, ऑप्शन डी आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे देना है। आप उसको काउंट करते चलना आपका स्कोर यहाँ पे कितना यहाँ पहुंच रहा है। दोस्तों यहाँ पे 3-4 वर्ड और आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे दोस्तों एक आपसे ये पूछा जाता है लाइसोसोम के बारे में। एक दोस्तों अगर पॉइंट पता है तो नोट कर लेना, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट जरूर आपको पता वहां पे होना चाहिए। जो दोस्तों लाइसोसोम है इसके बारे हमसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, या फिर दोस्तों अगर आपसे कभी ये पूछा गया कि जो आपका माइट्रोकांडिया है, माइट्रोकांडिया, यहां से भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है माइट्रोकांडिया का। या फिर दोस्तों एक आपका होता है राइबोसोम है। ये दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर दोस्तों एक और नोट कर लेना आपका क्या, गाल्जी, एक और यहाँ पे नोट करना गाल्जी उपकरण, ये चीज यहाँ पे आप नोट कर लेना। ये दोस्तों 4 वर्ड ऐसे हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर आपने पेपर पहले अगर दे चुके होंगे आरबी नर्सिंग, वहां पे देखा होगा यहाँ से लगभग कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पूछेगा क्या दोस्तों, सीधा सीधा ये पूछेगा कि जो आपका लाइसोसोम है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लें, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक हमें ये बताओ आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, ये पॉइंट यहाँ पे नोट करें। सीधा सीधा क्या क्वेश्चन पूछेगा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आपको लाइसोसोम का नाम वहां पे याद होना चाहिए। या फिर दोस्तों जो आपका माइट्रोकांडियम, एक पॉइंट ये नोट करना है, इसे दोस्तों क्या कहा जाएगा, इसमें आप ये सीधा सीधा नोट करना क्या, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, इसमें क्या कहा जाएगा, कोशिका का ऊर्जा ग्रह दोस्तों ये आपका कहा जाता है। और राइबोसोम में दोस्तों ये चीज याद करना, इसे क्या कहा जाएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री, इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। दोस्तों ये सारे वर्ड आप पता कर लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, अगर नहीं पता सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। गाल्जी उपकरण दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे क्या नोट करोगे, यातायात, क्या लिखोगे यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लें जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा ऐसे पूछा जाएगा कि ये बताओ हमें यातायात, यातायात प्रबंधक किसे हम लोग कहते हैं, किसका नाम बताओगे, गाल्जी बॉडी का नाम हमें पता होना चाहिए। तो ये सारे जो 4 वर्ड नाम नोट कराएं ये अच्छे से तैयार करना क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको ये पूछा गया, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, किसका पूछा गया दोस्तों, यहां पूछा जा रहा है पादप जो कोशिका भित्ति है ये किससे आपकी बनी होती है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, किससे बनी होती है, आप क्या बताओगे राइट आंसर। ये आपका जो लखनऊ सेंटर में आपका रिलेशन भर्ती का पेपर हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको सीधा सीधा बताना है सेलुलोज और पेक्टिन का, ऑप्शन डी इसका भी आपको राइट आंसर यहां बता देना है। और कभी दोस्तों अगर आपसे ये पूछा गया, अच्छा एक हमें ये बताओ कि जो आपके कवक होते हैं, जो कवक होते हैं इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये भी चीज आपकी पूछी जाती है। तो कवक में दोस्तों आप क्या बताओगे, यहां बताना काइटिन, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, आप बताओगे काइटिन की। सेम दोस्तों ऐसे ही आपका एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक क्या बताओगे यहाँ पे,
कैरियोटिक, एक लिख लेना यहां पे प्रोकैरियोटिक। सीधा से क्या पूछा, जो प्रोकैरियोटिक होती है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, या फिर दोस्तों आपसे ये पूछेगा, एक हमें ये भी बता दो, अच्छा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जो आपकी यूकैरियोटिक होते इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इनके भी नाम याद करना। ये तीनों के तीनों आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और रिपीट भी आपके एग्जाम में हुआ करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का दोस्तों अगर कभी आपका पूछा गया किसका बताओगे, इसका आप सीधा बताओगे प्रोटीन, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। क्या बताओगे, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट बता देना है। यूकैरियोटिक का पूछा गया तो यहां पे क्या बताओगे आप, सेलुलोज, किसकी बनी होगी, आप बताओगे सेलुलोज की यहां बनी होती है। ये तीनों पॉइंट यहां पे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपका आर्मी नर्सिंग एग्जाम में दानापुर जडारो में ये पूछा गया था, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, जो किसकी बनी होती है, ये किसकी बनी होती है, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। तो किसकी दोस्तों ये बनी होंगी, आप सीधा सीधा क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। क्या बताओगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। दोस्तों इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपके पूछे, मैं आपको वही सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा। यानी एग्जाम तक मैं आपको जो 50 प्रैक्टिस सेट यहां पे आप कराने वाला हूं, ये मान चलना वही सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में ज्यादा चांस से क्वेश्चन पूछे जाने के। एक आइडिया आपको ये भी लग जाएगा कि क्या पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चन फिलहाल जो अपने ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं वहां पे किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं। और एक चीज ये भी याद करना, एक चीज आपसे ये पूछा जाता है कि जो ये पॉइंट नोट करना सीधा सीधा कि लाल अस्थिमज्जा, लाल अस्थिमज्जा, ये सीधा सीधा पॉइंट पूरा नोट कर लेना। लाल अस्थिमज्जा में जो आपका होता है लाल अस्थिमज्जा, यहां पे एक पॉइंट लिखना केवल, केवल ये किसमें आपकी पाई जाती है, तो किसमें आपकी पाई जाएगी, यहां पे क्या नोट करोगे, स्तनधारियों में। क्या लिख लोगे, सीधा सीधा स्तनधारियों में, स्तनधारियों में ये आपकी यहां पाई जाती है। सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये बताओ जो आपकी लाल अस्थिमज्जा होती है ये किसमें केवल पाई जाती है, किसमें पाई जाएगी, स्तनधारियों में। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में यहां से कई बार क्वेश्चन आपके पूछे भी जा चुके हैं। ये सारे पॉइंट आप एक बार रिवीजन जरूर वहां पे करिएगा। अब एक सवाल ये पूछा गया, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है, क्या पूछा गया, सबसे बड़ी मानव कोशिका आपकी कौन हो जाएगी, ये हम सभी को पता है कौन हो जाएगी, ये आपकी ओवन होती है। ऑप्शन डी आपकी राइट आंसर यहां पे आपकी हो जाती है। और दोस्तों ये कोशिका क्या होता है, कोशिका क्या होती है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक एक इकाई आपकी यहां पे हो जाती है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका जबलपुर जडारो में कि ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे जब आपका ये क्वेश्चन जबलपुर जडारो में वहां पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे, सीधा सीधा बताइएगा, क्या, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे आपका मिल जाएगा। दोस्तों एक पॉइंट ये भी याद करना, कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि एक हमें ये बताओ जो आपका जीव द्रव्य, जीव द्रव्य का नामकरण, जीव द्रव्य का, अब ये बताओ जीव द्रव्य का जो आपका नामकरण है ये किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया। तो वैज्ञानिक का नाम यहां पे क्या बताओगे, सीधा सीधा नाम लिखिएगा, पुरकिंजे। वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, पुरकिंजे, वैज्ञानिक का नाम नोट कर लेना। और एक चीज ये याद करना कि जो आपका जीव द्रव्य होता है, आपका जो दोस्तों जीव द्रव्य होता है इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य में दोस्तों आपका जो ऑक्सीजन का तत्व कितना होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, आप बताओगे 76% आपका यहाँ पे होता है। सीधा पूछेगा जीव द्रव्य में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, आप क्या बताओगे, 76% होगा। ये सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर दोस्तों कभी ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो आपका जीव द्रव्य होता है, एक पॉइंट ये पूछ सकता है कि जीव द्रव्य में लगभग, ये बताओ लगभग आपका जो जल होता है, लगभग जल का परसेंटेज कितना होता है, आप क्या बताओगे, 90% इसमें क्या होता है आपका जल यहां पे होता है।
ये पॉइंट दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पेपर पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने वहां पे किया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, अधिकांश ईंधन के रूप में प्रयुक्त जो पौधे होते हैं, प्राप्त होते हैं, जो हम कौन से ईंधन के रूप में जो आपके पौधे प्राप्त होते हैं, अधिकांश कौन से आपके होते हैं, इन 4 ऑप्शन हमें बताइए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका नागपुर जडारो में सीधा सीधा वहां पूछा गया था। तो अगर आपके एग्जाम में ये रिपीट वहां पे क्वेश्चन हुआ तो क्या बताओगे यहाँ पे, माइपोस्फेरिडी ये दिया गया। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों ये बताओ, जो ग्रेमनी होता है, ग्रेमनी में कौन कौन से पौधे आपके पाए जाते हैं। तो ग्रेमनी में दोस्तों क्या बताओगे, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, गेहूं इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे हो जाता है। गेहूं हो गया दोस्तों, आपका मक्का हो गया, एक नाम क्या लिखा, मक्का। या फिर दोस्तों आपने लिखा गन्ना, गन्ना। या फिर दोस्तों आपने लिखा बांस, क्या लिखा, बांस। वैसे आपका घास हो गया, जौ हो गया, ये सारे पौधे आपके ग्रेमनी के अंतर्गत आपके वहां पे आते हैं। सीधा पूछेगा कि गेहूं किस वर्ग के अंतर्गत आता आपका आएगा, तो आप किसका नाम बताना, ग्रेमनी का नाम आपको यहाँ बता देना है। इसके बाद दोस्तों जो आपका मालवेसी है, इसके अंतर्गत कौन से मतलब कुल इसके अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं, क्या बताओ। जैसे एक दोस्तों आपका कपास हो गया, कौन पौधा हो गया, एक कपास को हो गया। एक दोस्तों आपका हो गया गुड़हल का, गुड़हल को हो गया। या फिर दोस्तों एक आपने बता दिया भिंडी, भिंडी। ये सारे पौधे आपके किसके, मालवेसी के अंतर्गत आपके यहाँ पे आते हैं। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट दो। यहाँ पे एक आइडिया आपको ये लग रहा है कि हमारा जो पेपर होता है वहां पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और ये भी मैं बताऊंगा, ये जो आपका आरबी नर्सिंग का जो न्यू पैटर्न है, ये सारा आप क्या तैयार करके जाएंगे, जो हमारा बचा हुआ टाइम है हम केवल वही चीजें पढ़े कि अपना एग्जाम वहां पे निकल जाए। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करिएगा, जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपके प्रोवाइड करा रखे, यानी कि बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, ये मैंने जो कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे, ये दोस्तों आपके जो नोट्स मैंने ये बनाए, केवल आपको वही चीजें बताएंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम, ताकि जो हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचा है हम बड़ी आसानी से उसे तैयार करके अपना पेपर दें और अपना एग्जाम वहां पे हमारा क्लियर आपका हो जाए। ये दोस्तों कंप्लीट नोट्स आप जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो करे से व्हाट्सएप मुझे मैसेज करना, तब भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर दोस्तों सीधा सीधा आप एप्लीकेशन ओपन करना प्ले स्टोर पे, एनए वाला लिख के आप सर्च करिएगा तो भी आपको ये नोट्स वहां मिल जाएंगे। आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर लेना। आपको यहाँ पे ये यकीन मान चलना कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, लेकिन जो चीजें जैसी बताई जा रही वैसे आप तैयार करके अपना पेपर देने जाना। और जो साथ साथ इसमें मैंने क्या किया, आपको यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी मान चलना कि 10 साल से ज्यादा के आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। और ये सारे आपके न्यू पैटर्न बेस, यानी जो आपका एनसीईआरटी पैटर्न है, यानी जो आपके टीचर्स एग्जाम करा रही उसी पैटर्न बेस पे कंप्लीट नोट्स भी हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि आप तैयार करके अपना एग्जाम इसी साल वहां पे क्लियर आप वहां पे कर सकें। एक सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है, किस सवाल का प्रयोग हम लोग केल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था। ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब बताइए राइट आंसर यहाँ पे आप कितना बताएंगे। ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में पूछा गया तो सीधा सीधा क्या बताना, आपको बताना है क्लोरेला। क्या बताओगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दूसरा, कभी अगर आपसे ये पूछा गया, जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, कि जो आपका कोशिका होती है, क्या होती है कोशिका, कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताओगे। वैसे सारे बच्चों को पता ही होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करते चलेंगे, ताकि जो अपनी बेसिक चीजें होती हैं, जो आपकी डीप चीजें हैं, कि ताकि हम उनका रिवीजन बार बार करेंगे तो ये हमारे दिमाग में बने रहे, और जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा कोई भी क्वेश्चन वहां पे गलत आपका ना हो। तो कोशिका की खोज दोस्तों क्या बता दोगे आप, रॉबर्ट हुक। किसका नाम बताओगे यहाँ पे, रॉबर्ट हुक का नाम आपको यहाँ बता देना है। और कभी दोस्तों अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपका कोशिका सिद्धांत है, क्या पूछा गया, एक ये बताना जो आपका कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से वैज्ञानिक है, तो यहाँ पे किसका नाम बताओगे, यहाँ वैज्ञानिक नाम क्या बताओगे, श्लाइडेन। वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, श्लाइडेन एवं स्वान, श्लाइडेन एवं स्वान, ये हो जाएगा दोस्तों वैज्ञानिक का नाम आपका यहाँ पे हो जाता है। कभी दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया गया एक और, ये हमें बता दो कि सबसे
छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका दोस्तों अगर आपसे पूछ ली गई कौन सी, आप यहां बताओगे। ये दोस्तों क्या हो जाएगी आपका माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगी आप बताओगे माइकोप्लाज्मा, आपको यहां बता, माइकोप्लाज्मा आपको बता देना। ये सबसे छोटी कोशिका आपकी यहां पे हो जाएगी, जो कि दोस्तों पे ये गैलीसेप्टिक नामक एक जीवाणु होता है, उसमें आपकी ये कोशिका वहां पे पाई जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वो पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे नोट जरूर आप यहाँ पे करते चलिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि द्विनाम पद्धति, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में मैंने जो पहले प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं वहां पे डिटेल से आपको बता भी रखा है कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। ये एग्जाम मैंने कई बार क्वेश्चन आपका कराया होगा कि द्विनाम पद्धति के जनक किसको नाम बताओगे। ये हो जाएंगे दोस्तों वैज्ञानिक का नाम लीनियस हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। कभी दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा एक चीज हमें ये बता दो कि आधुनिक, एक ये बताना आधुनिक वर्गीकरण, एक चीज ये बता देना कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता अगर कभी आपसे पूछा गया तब भी किसका नाम आपको बताना, तब भी आप नाम बताओगे कैरोलस, क्या बताओगे कैरोलस। लीनियस का नाम तब भी आपको यहां पे बता देना है, ये आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों एक जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है, किसके अस्तित्व के कारण। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे जब आपको ये जबलपुर जडारो में क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कभी रिपीट हुआ तो क्या बताओगे, संयुक्त आंखें। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया। एक चीज और यहाँ ये पूछी जाती है कि जो चींटी के डंक में कौन सा आपका अम्ल पाया जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी चींटी होती, क्या होती है चींटी, चींटी का दोस्तों जो आपका डंक होता है, ये पॉइंट भी याद कर लेना। इसमें क्या पाया जाता है आप बताओगे, फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा आप बताओगे, इसमें चींटी के डंक में आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये बेसिक चीजें, लेकिन याद करना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा गया तो भूलना नहीं, क्योंकि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट वही चीजें पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछी जाती है। अब ये बताओ अच्छा रेनिन का स्राव करने वाला अंग क्या है, यह रेनिन कहां से निकलता है, कौन से अंग से आपका निकलता है। तो क्या बताओगे, सीधा सीधा ये हो जाएगा दोस्तों रेनिन के लिए अमाशय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अच्छा कभी अगर आपसे ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ हमारे शरीर में जो किडनियां होती है ये कितनी होती है, कि जो किडनी की संख्या कितनी होती है दोस्तों, क्या बताओगे। ये आपकी 2 होती है, क्या होती है 2 होती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका यूरिया का निर्माण यहाँ पे होता है। और इसकी जो इकाई होती है क्या होती है, इसकी इकाई कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसकी इकाई क्या नोट करोगे, ये हो जाएगी नेफ्रॉन। इसकी इकाई क्या है बता दोगे दोस्तों, इसकी इकाई आप बता दोगे नेफ्रॉन आपकी यहाँ पे आपकी हो जाती है। और दोस्तों ये जो आपका रेनिन होता है ना, इसका काम क्या होता है, जो हम लोग दूध यूज करते दूध पीते हैं वहां पे, इसको पचाने में आपका ये रेनिन काफी हेल्प वहां पे आपका ये करता है। तो दूध को पचाने में क्या मतलब कौन सा यूज किया जाता है, आपका रेनिन का वहां पे काफी ज्यादा यूज आपका होता है दूध को पचाने के लिए। एक सवाल में ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। भाई ये तो हम सभी को पता है कि भाई जो हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के साथ कुछ आपके बैक्टीरिया जीवाणु भी हमारे अंदर वहां पे आते हैं, तो उसको उनको नष्ट कौन करता है, कौन नष्ट करेगा इनमें से, तो कौन नष्ट करेगा आप क्या बताओगे। ये हो जाएगा दोस्तों HCl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्या बताओगे, HCl आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और HCl दोस्तों क्या करता है, ये भोजन को अम्लीय बनाता है। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक होता है ये भोजन को क्या करेगा, अम्लीय आपका वहां पे ये बना देता है। अब ये बताना कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहां पे होता है। अब इनका ऑक्सीकरण कहां पे होगा, तो कहां पे ऑक्सीकरण बताओगे इन 4 ऑप्शन में। तो दोस्तों यहां पे हमें बताना है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे आपका पाया हो जाएगा। तो एक चीज ये भी याद करना, कभी अगर आपसे पूछा गया कि जो आपका कोशिका होता है, कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका में क्या आपका पाया जाएगा, एक चीज ये ध्यान रहना, इसमें क्या रहेगा राइबोसोम।
इसमें क्या पाया जाएगा, आप लिखना राइबोसोम इसमें पाया जाता है। अब इसे क्या कहते हैं, ये इसमें क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसमें क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण भी आपका होता है। और राइबोसोम के बारे में मैंने अभी इसके बारे में पॉइंट बताया भी था, क्योंकि राइबोसोम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां पूछे जाते जब आपका वहां पेपर कराया जाता है। तो एक अगला दोस्तों क्वेश्चन आया था जो कि आपका दानापुर जडारो में ही वहां पूछा गया था। ये बताओ निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल क्या होता है, यानी जो हम लोग ऑक्सीजन लेते फिर निकालते। अब ये पूछा गया जो हम हवा नाक से निकालते हैं उसमें क्या क्या शामिल होती है, यानी कौन कौन से गैसों का मिश्रण वहां पे आपका होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताओगे, श्वास में शामिल होता है, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या आपका शामिल होगा, तो क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों हम लोग जब सांस क्या छोड़ते हैं, लिखना यहाँ पे दोस्तों कि जब आप सांस को छोड़ते हैं, जो हम सांस को छोड़ दिया तो क्या क्या शामिल होता है, पहला क्या बताओगे यहाँ पे, पहले दोस्तों आपका हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज दोस्तों क्या बताओ, ये आपका हो जाएगा 78.08%। तो क्या हो जाता है, नाइट्रोजन आपका होता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, आप बताओगे ऑक्सीजन। इसके बाद किसका नाम बताओगे, ऑक्सीजन का नाम बता देना। ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये आपका 17% हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि आपका 4% होता है। हम बात कर रहे हैं जो हम सांस छोड़ते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे ये नोट कर लेना एक कि जब कभी हम सांस को लिया करते हैं, सांस को लिया करते हैं तो किसका, कौन सी गैस का मिश्रण आपको यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताओगे, यहां भी बताना कि जो आपका नाइट्रोजन होगा, क्या होगा, नाइट्रोजन। इसका परसेंटेज दोस्तों सेम टू सेम 78.09% यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या बताओगे, 21%। यानी जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है पूरी हम लोग 21% अंदर अपने वहां पे लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज दोस्तों क्या रहेगा, ये होता है 0.03% आपको यहाँ पे आपका हो जाता है। और जब हम सांस छोड़ेंगे कार्बन का परसेंट का, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट आपका 4% है। और जब हम ले रहे थे वहां पे क्या था आपका 0.03% आपका वहां पे था। ये सारे चीजें अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा किसी भी गैस का पूछ सकता है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इनका परसेंटेज भी आपको वहां पता होना चाहिए। अब ये पूछा गया कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों में, 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जिसे बीच वाले कान में, जैसे बीच वाले कान में। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आपका रिलेशन भर्ती में क्वेश्चन यहां पूछा गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे, हैमर, एनविल और स्टेपरम। जो ऑप्शन डी यहाँ पे दोस्तों दिया गया, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये तो हम सभी को पता है कि अगर कभी पूछा गया कि जो हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे छोटी हड्डी क्या कहोगे, स्टेपीज। कान की सबसे छोटी हड्डी भी आपके एग्जाम में पूछा गया, स्टेपीज होती है। ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये बताओ किडनी की समस्या को रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में कौन सा तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। इन 4 ऑप्शन बताओ, राइट आंसर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी पूछा गया तो आप राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताओगे, यहाँ परासरण बता देना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसके बाद एक जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, यहां से हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और 15 क्वेश्चन अभी केमिस्ट्री के भी यहाँ आपके पेपर वहां पूछे जाते हैं। इसमें सीधा सीधा पूछा गया बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है, कि जो बारूद होता है किसका मिश्रण आपका होता है, क्या बताओगे सीधा सीधा, ये होता है नाइटर का, सल्फर का, काठ कोयला का। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आप बता दीजिएगा। और दोस्तों एक चीज ये भी याद करना कि जो आपका टीएनटी होता है, क्या होता है, टीएनटी होता है, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी एक आपका विस्फोटक ही आपका वहां पे होता है। तो फुल फॉर्म क्या बताओगे, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आपका एक प्रभावी विस्फोटक होता है। और टीएनटी का दोस्तों रासायनिक सूत्र कभी अगर पूछा जाए, क्या बताओगे यहाँ पे, C6H2, ये इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों नोट कर लेना,
क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। और दोस्तों इसका जो निर्माण है, इसका जो आपका निर्माण है सबसे पहले किसने किया था, वैज्ञानिक का नाम क्या बता दोगे यहाँ पे, जूलियस, वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, जूलियस विल ब्रांड, विल ब्रांड, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा जिन्होंने इसका मतलब खोज की, सबसे पहले बनाया था, ये वैज्ञानिक का नाम आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है कि रासायनिक रूप से शुष्क हिम ठोस बर्फ क्या है, ये पूछा जा रहा है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे जब आपको लखनऊ एमसी सेंटर में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे आप, ये बताओ क्या, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हम बता देंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका शुष्क बर्फ का प्रयोग कहां पे होता है, रेफ्रिजरेटर के रूप में होता है, कहां पे होता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। कभी अगर पूछा गया जो आपका शुष्क बर्फ होता है इसका हम लोग यूज कहां करते हैं, रेफ्रिजरेटर में इसका यूज आपका वहां पे किया जाता है आपका। एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में आपका क्या मिलाया जाता है। दोस्तों आपने ये देखा होगा कि जो आपकी आइसक्रीमें होती हैं किस वजह से आपकी पिघलती नहीं है, ये भी आपके पेपर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। फिलहाल इसका दोस्तों राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। कि दोस्तों जो आपका ये सोडियम क्लोराइड होता है, क्या होता है, जो आपका ये सोडियम क्लोराइड होता है इसको मिलाने से क्या होता है, जो आपका तापमान होता है वो -21 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कितना चला जाएगा, वो आपका जाता है -21 डिग्री सेल्सियस तक आपका चला जाता है, जिसके कारण क्या होती है, जो आपकी कुल्फी होती है, कुल्फी आपकी वहां पे जम जाती है, कुल्फी आपकी वहां पे जम जाती है। और ये आपका एक सोडियम कार्बोनेट एक चीज ये आपका दिया गया है, इसका कभी रासायनिक सूत्र पूछेगा Na2 क्या बताओ, Na2CO3 आपको दोस्तों यहां बता देना है। इसका दोस्तों यूज कहां पे होता है, कहां बताओगे, कागज उद्योग में। इसका यूज कहां बताओगे, आप बताओगे कागज उद्योग में दोस्तों इसका यूज आपका वहां पे किया जाता है। और दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना कि जो आपका मैग्नीशियम, केवल अगर मैग्नीशियम होता है, कभी दोस्तों अगर आपसे ये चीज पूछ लिया गया कि एक हमें ये बताओ, यह सीधा नोट कर लेना कि अगर ये सीधा सीधा पूछा गया जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का यूज कहां पे किया जाएगा, तो इसका प्रयोग होता है धातु मिश्रण बनाने में, इसका यूज आपका वहां पे किया जाता है। और दोस्तों ये आपका जो मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है, क्या दिया गया, MgSO4 × 7H2, ये दोस्तों जो आपका यहाँ पे दिया जा रहा है मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम सल्फेट आपका हो जाता है। इसका यूज दोस्तों कहां पे होता है, ये आपका एप्सम साल्ट भी इसे आपका कहा जाता है, और इसका उपयोग आपका कृषि में हो गया, बियर निर्माण में हो गया, वहां पे यूज काफी ज्यादा आपका होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसका निर्माण आपका बियर उद्योग में बहुत ज्यादा आपका किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको वहां पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब ये बताना है किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होता है, किसकी संख्या के बराबर होता है। अब ये हर बच्चे को पता भी होगा वहां पे, तो किसकी बराबर हो जाएगा आप भाई बताओगे, प्रोटॉनों की बराबर होता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, किसी तत्व का परमाणु भार अगर 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या बता दो क्या होगा। ये भी मैंने जो पहले प्रैक्टिस सेट कराए थे वहां पे ये क्वेश्चन डिटेल से बताया भी था कि हमें प्रोटॉनों की संख्या कैसे आप वहां पे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या बताओगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों किसी परमाणु जितने आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही आपके प्रोटॉन रहेंगे। अगर इसमें आपके 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, क्योंकि जितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे उतने हमारे प्रोटॉन भी आपके वहां पे होते हैं। तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन पूछा गया तो हमारे 18 प्रोटॉन भी आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अगले सवाल पूछा गया, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या अगर 12 है इसकी संयोजकता क्या होगी। और संयोजकता तो मैंने डिटेल से आपको बता भी रखा था, जो कई सारे प्रैक्टिस मैंने करा रखे हैं या फिर जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा वहां में डिटेल से बता रखा है कि संयोजकता हम लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमारे पेपर संयोजकता के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या बताओगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है।
क्या बता दोगे? +2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि किसका, मैग्नीशियम का पूछा गया है, किसका पूछा गया? आपका मैग्नीशियम का आपका पूछा गया है, तो इसकी संयोजकता आपकी पूछी गई। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले आप करिए, कैसे करें देखो। यहाँ पे क्या आपका 1s2 हो गया, 2s2 हो गया दोस्तों, फिर क्या बताओगे 2p6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3s2 आपका हो गया। तो यहाँ पे क्या बता दोगे? इसकी जो संयोजकता क्या होगी? +2 आपकी यहाँ पे हो जाएगी। अब कभी अगर आपसे ये पूछा गया किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन बता दो, या फिर दोस्तों कभी अगर आपसे इसका पूछा गया किसकी, नाइट्रोजन की संयोजकता बताओ क्या होगी, इसकी नाइट्रोजन की, या फिर दोस्तों कभी अगर आपसे पूछेंगे सोडियम की, ये बताओ सोडियम की संयोजकता क्या होती है, या फिर दोस्तों कभी अगर आपसे पूछेगी जो आपकी क्लोरीन होती है, क्लोरीन, इसकी संयोजकता क्या, तो इनकी भी संयोजकताएं हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन की संयोजकता क्या बता दोगे आप? एक बता देना। और यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर पूछा जाता है तो ऑक्सीजन की क्या संयोजकता क्या बता दोगे? तब भी आपको 2 यहाँ बता देनी है। नाइट्रोजन की पूछेगा क्या बताओगे? 3 आप बता दोगे। सोडियम की पूछा गया क्या बताओगे? आप 1 बताओगे। क्लोरीन की पूछा गया क्या बताओगे? आप 1 बताओगे। वैसे दोस्तों कभी अगर आपकी कार्बन की संयोजकता पूछी गई, कार्बन की कितनी होती है, तो आपको 4 बता देना है। एक कार्बन भी नोट कर लेना, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है। ये कुछ आपके वो संयोजकताएं हैं जो अक्सर हमारे पेपर में पूछी जाती हैं, और ये आपको सारे पॉइंट वहां पता होने चाहिए। अब ये बताना, मैग्नीशियम धातु के निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? किसका पूछा गया? मैग्नीशियम धातु का हमसे पूछा गया है। तो अगर आपसे मैग्नीशियम धातु का कभी दोबारा पूछा गया, किसका नाम बताओगे? मैग्नेसाइट का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां बता देना। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण आपका मैग्नीशियम अयस्क से किया जाता है। किससे? मैग्नेसाइट अयस्क से आपका ये किया जाएगा। अब ये बताना, एक धातु के फास्फेट का सूत्र आपको ये यहाँ पे दिया जा रहा है, किसका? फास्फेट का। अब इसके क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाए? अब ये मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कराया था पहले, वहां ये रिपीट भी हुआ था, बस ये लखनऊ एमसी सेंटर में ना आके किसी दूसरे जडारों में क्वेश्चन आपका वहां पूछा गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या बता दो? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, जैसे यहां बोला इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, अगर उसे यहां पे आपसे ये पूछा जाता है फेरस सल्फेट, क्या आपसे पूछा जाता है? एक चीज ये बताना, फेरस सल्फेट। अब ये बताओ जो फेरस सल्फेट होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या आप बता दोगे? यहां बताना FeSO4 × 7H2O। दोस्तों ये चीज आप यहां पे बता देना। और दोस्तों ये जो आपका फेरस सल्फेट होता है, इसका रंग कैसा होता है? क्या बोलो? हरा कसीस। इसने ये बता देना, इसे और किस नाम से आपका जाना जाता है? तो जो फेरस सल्फेट होता है इसे आपका हरा कसीस के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? अच्छा ये बताओ, हरा कसीस का रासायनिक नाम बता दो क्या होगा? तो रासायनिक नाम क्या बताएंगे हम लोग? फेरस सल्फेट। रासायनिक सूत्र पूछा गया, ये रासायनिक सूत्र इसे आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं। इसे दोस्तों आपका ग्रीन विट्रोल भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्रीन विट्रोल के नाम से भी आपका ये वहां पे जाना जाता है। ये बताओ तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में आपकी जानी जाती है? और सभी बच्चों को इसका आंसर बिल्कुल पता होगा, और उम्मीद भी मुझे यही है, क्योंकि अब आपका एग्जाम में पास आने वाला है। तो ऐसे जो छोटे मोटे क्वेश्चन है इनके आंसर तो आपको रटे हुए वहां पे होने चाहिए। तो क्या बताओगे दोस्तों? ये हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड बता दोगे। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? आपका N2O आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी पूछा गया इसका जो प्रयोग होता है हम लोग कहाँ पे करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का, तो क्या बताओगे? डॉक्टर द्वारा ये आपका निश्चेतक के रूप में भी इसका आपका यूज किया जाता है। किसके रूप में? डॉक्टर के द्वारा निश्चेतक के रूप में आपका ये वहां पे यूज वहां पे किया जाता है। अब ये बताओ, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्व द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? अब ये 4 ऑप्शन बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये सीधे सीधे हमारे दानापुर जडारों में क्वेश्चन आपका ये वहां पूछा गया था। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो राइट आंसर क्या बताओगे इसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या बता दोगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना, जो आपके मान लो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, जो मेंडलीफ थे, इन्होंने अपने आवर्त सारणी में हाइड्राइड और ऑक्साइड को भी स्थान दिया था। हाइड्राइड को भी इन्होंने स्थान वहां पे दिया था।
और मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान जो इनका था काफी विवादपूर्ण भी था। जो आपका ये हाइड्रोजन का स्थान काफी विवादपूर्ण भी इनका वहां पे रहता है, और इनके आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान वहां पे नहीं दिया गया, कोई स्थान वहां पे नहीं नियत था। यानी एक चीज ये ध्यान रख लेना कि यहां कभी पूछा गया कि जो समस्थानिक थे इनका कोई स्थान इन्होंने कोई निश्चित ही नहीं किया था, इसीलिए ये जो इनका नियम काफी जो एक बताया था इन्होंने, ये काफी हद तक आपका भी वहां पे आपका हो गया था। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं। 18वें समूह में कितने तत्व आपके मौजूद है, कितने तत्व हो जाएंगे दोस्तों, आप क्या बताओगे, 6 तत्व हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और यहाँ पे कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपका प्रथम आवर्त है, किसका पूछा गया, प्रथम आवर्त का, कि ये बताओ जब प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, कितने हो जाएंगे, आप बताओगे 2 तत्व यहाँ पे आपके हो जाएंगे। और कभी दोस्तों आपसे ये पूछा गया कि ये बताओ आवर्त सारणी की जो आपका छठी, क्या नोट कर लें यहाँ पे, जो आपकी छठी आवर्त में कभी तत्वों की संख्या पूछा गया, क्या बताओगे, 32 तत्व यहाँ पे आपके हो जाते हैं। तो छठी के पूछे, प्रथम का पूछे या 18वें का पूछे, ये आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। और ये तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे बच्चों को पता ही होगा, लेकिन ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्रथम आवर्त में कितने तत्वों की संख्या कितनी वहां पे होती है, 2 आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, सिरका का प्रकृति अम्लीय है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिरका में कौन सा अम्ल आपका पाया जाएगा, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो सिरका में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाएगा, आप बताओगे क्या, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी आपको सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे टिक कर देना है कि कभी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मैं कुछ पॉइंट आपको नोट करा देता हूं, जैसे कि दोस्तों कभी अगर आपसे पूछा गया साइट्रिक अम्ल, एक दोस्तों आपका क्या होता है, साइट्रिक अम्ल आपका होता है। ये बताओ साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, जो आपके खट्टे फल होते हैं, जैसे कि आप बताओगे नींबू हो गया, क्या हो गया, नींबू हो गया, या फिर दोस्तों आपका संतरा हो गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अब इसका अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए, क्या बताओगे, C6H3O7, ये इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों भी आपका हो जाएगा। एक दोस्तों क्या होता है आपका, जैसे फार्मिक अम्ल होता है, एक क्या बताओगे, एक दोस्तों जैसे कि आपका फार्मिक अम्ल। अब कभी अगर आपसे ये पूछा गया फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, तो क्या बताओगे, अभी मैंने बताया जो आपके चींटी का डंक होता है, क्या था उसमें, फार्मिक अम्ल। तो यहां पे सीधा हम लोग लिख लेते हैं चींटी का डंक में। कभी क्वेश्चन पूछा गया चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताओ क्या हो जाएगा, क्या बताओगे, HCOOH। ये यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इनके रासायनिक सूत्र भी आपसे वहां पूछ लिए जाते हैं। अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया कि एक ये बताना आक्जेलिक, एक आप ये बता दीजिए कि आक्जेलिक अम्ल, अगर कभी आपसे आक्जेलिक अम्ल पूछा गया तो आक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, जैसे आप बता दोगे क्या, टमाटर हो गया या पालक हो गया, इसमें आपका आक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र आक्जेलिक अम्ल क्या बताओगे, H2C2O4 आप यहां बता दीजिएगा। ये कुछ पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग दोस्तों ये रासायनिक सूत्र भी आप पढ़ के जाना, और जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे हैं उसमें पूरा डिटेल सारे अम्ल दिया गया, उनके रासायनिक नाम हो गए, उनके रासायनिक सूत्र हो गए, और ये अम्ल किसमें आपके पाए जाते हैं, सारा कुछ वहां डिटेल दिया। बस आप वो सारे जो नोट्स आपने ले रखे बस तैयार करके आना है, और ये प्रैक्टिस सेट वहां पे सोल्व करते चलना। आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन आपको जरूर दिख जाएंगे। अब ये बताओ, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एल्लुलोज गोली में क्या है, जो आपका एल्लोजेल गोली होती है उसमें क्या आपका वहां पे होता है। अब बताओ क्या उसमें आपका हो जाएगा, क्या बताओगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बता दोगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन डी आप बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और तो ये क्या करता है, पेट की जो हमारी अम्लता हो उसको क्या करता है, दूर करता है, पेट की अम्लता को क्या करता है, ये कम करने में मदद वहां पे आपका करता है। अब ये बताना, गंदे पानी के उपचार में आपका अवसाद हौज का क्या कार्य होता है, अवसाद हौज का क्या कार्य आपका वहां पे हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों हर क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएगा, बस ये सारी चीजें आप वहां पे तैयार करके जाइएगा।
तो क्या बताओगे दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा क्या, निलंबित ठोस पदार्थों का हटाना। ऑप्शन नंबर आपका क्या बताओगे राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा आपका यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन ये पूछा गया, रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाया जा सकता है कि हवा में प्रसार करके, किसका प्रसार करके, ये बताओ। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया। आप देखा होगा जो हम लोग घर में सिलेंडर यूज करते हैं, अगर हमारा गैस थोड़ा लीकेज होता है, गैस रिसाव होता है, तो हमें महसूस की गंध अलग ही दिखाई पड़ती। यही पूछा जाए उसमें क्या आपका मिलाया जाता है। तो दोस्तों क्या आप मिलाओगे, इसमें मिलाया जाएगा इथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाएंगे, इथाइल मरकैप्टन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। इसमें यही पॉइंट आपका नोट कर लीजिए। एक दोस्तों एक क्वेश्चन और ये आपका पूछा जाता है कि कभी आपसे अगर ये पूछा गया कि जो आपका प्राकृतिक गैस है, क्या पूछा गया, प्राकृतिक गैस, बताओ प्राकृतिक गैस में ये नोट करना कि आपका 95% क्या होता है इसमें, आपका हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या रहेगा, 95% हमारा हाइड्रोकार्बन आपका पाया जाता है, और जिसमें आपका 80% क्या होता है, मीथेन रहता है। इसमें क्या रहेगा आपका 80% क्या रहता है, मीथेन। इसमें आपका 80% क्या मीथेन आपका यहाँ पे होता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपका प्रोड्यूसर, अगर कभी आपसे ये पूछा गया कि जो आपका प्रोड्यूसर गैस होती है, क्या प्रोड्यूसर गैस, इसमें ये याद करना कि 70% क्या होता है इसमें, नाइट्रोजन। 70% क्या बता दोगे इसमें आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। और इसमें क्या बताओगे आपका 25% दोस्तों यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एवं आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 25% आपका ये होता है। 70% आपका इसमें नाइट्रोजन ही होता है प्रोड्यूसर गैस। सीधा सीधा पूछेगा प्रोड्यूसर गैस में आपका नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है, या फिर पूछेगा प्राकृतिक गैस में आपका हाइड्रोकार्बन का परसेंटेज क्या है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे वहां पूछा जाएगा। अब यहां दोस्तों हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, और टोटल फिजिक्स के 5 क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। इसमें पूछा गया रॉकेट निम्नलिखित में किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो रॉकेट आपका किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, सीधा सीधा क्या बता देना आपको, ये हो जाएगा दोस्तों संवेग का संरक्षण। जो ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका संवेग संरक्षण का नियम होता है ये न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम आपका ये वहां पे होता है। तो आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा गया ये रिपीट हुआ तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, ये चीज आप बिल्कुल वहां पे ध्यान से रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, इसकी दर को क्या कहा जाएगा। तो सीधा सीधा क्या बताना, ये हो जाएगा कोणीय वेग। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया ये बताओ जो आपका वेग है, वेग दोस्तों कैसी राशि है, तो वेग कैसी राशि बताओगे ये आपकी हो जाएगी एक सदिश राशि। क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि वेग कैसी राशि होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से बताइए वेग कैसी राशि है, तो क्या बताओगे आप, वेग आपकी सदिश राशि यहाँ पे आपकी हो जाती है। इसका एसआई मात्रक दोस्तों क्या बताओगे, मीटर पर सेकंड आपको यहाँ एसआई मात्रक आपको बता देना। और वेग दोस्तों आपका होता है कि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और आपका ये शून्य भी आपका वहां पे हो सकता है। ये तीनों चीजें आपकी वहां पे हो जाती हैं। अब ये बताना प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, कौन परिवर्तित किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो क्या बताओगे राइट आंसर इसका, ये हो जाएगा दिष्टकारी द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये कभी पूछा गया जो डायनमो आपका होता है, डायनमो क्या काम करता है, ये जो आपका डायनमो दिया जा रहा है ये क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में आपका कन्वर्ट करता है। और जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है, ये करेगा ओल्डता को बढ़ाता घटाता है। जो आपकी ओल्डता होती है इसको बढ़ाएगा भी कम करेगा। यानी कि आप देखा होगा कि जो बिजली कभी कम हो जाती है, हमने घरों जो थोड़े ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं वहां पे हम लोग क्या करें भाई लाइट बढ़ा लेते, लाइट कम आ रही है, और वहां पे लाइट कभी ज्यादा हो जाती है हम कहते भाई लाइट कम कर लो वहां पे। बस यही काम क्या करता है, ओल्ट्रा को बढ़ाएगा कम करेगा। और मोटर द्वारा क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपका बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये आपका जो मोटर का काम यही आपका वहां पे हो जाता है। तो इन सभी के बारे में भी आपको यहाँ पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फिर बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया, सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। क्या पूछा गया, सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आपका कैसा होता है, ये चीज पूछी जा रही है। तो क्या बताओगे राइट आंसर, सीधा सीधा ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका रेटिना होती है कितनी प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, कि जो आपकी ये रेटिना होती है दोस्तों ये आपकी दो प्रकार की, ये भी याद कर लें, दो प्रकार की कोशिका से, ये दो प्रकार की दोस्तों कोशिका से आपकी ये बनी हुई वहां पे होती। कौन सी होती है, यहाँ पे एक नोट करना, आपकी रोड सेल। एक कौन सी होती है आपकी, एक बताओगे रोड सेल होती है, सेकंड दोस्तों क्या बताओगे, ये आपकी होती है कौन सेल होती है। क्या होती है, ये आपकी कौन सेल आपकी यहाँ पे होती है। और इन दोनों का काम भी आपका वहां पे अलग होता है। तो जो आपकी ये रोड सेल होती है ये प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। आपने देखा होगा जो हम लोग यानी कि कमरे से कभी बाहर सीधा निकल जाते हैं तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक थोड़ी धीमी होती हैं, हम लोग बंद कर लेते हैं। या फिर आपने ये देखो कभी हम बाहर से घर के अंदर आते हैं तो जो आपकी आंखें होती है, अंधेरा जहां भी रहता है हमारी आंखें क्या अपने आप थोड़ी बड़ी हो जाती है, हम ज्यादा खोल लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये यही काम करता है जो रोड सेल होती है, जो प्रकाश हमारी आंखों में आ रहा है इसको ये कंट्रोल करते हैं, उसे ये नियंत्रित वहां पे आपकी ये करती हैं। और जो उससे ये कौन सेल होती है ये क्या करती है, ये इनका काम ये होता है प्रकाश का निर्धारण। क्या काम रहता है, प्रकाश का यानी कि इनका काम यही रहता है प्रकाश के रंग का निर्धारण करना। यानी कि अगर ये पेन है ये हमें ब्लैक दिखाई पड़ रही है, इसका रीजन क्या है, या भी कोई चीज हमें रेड दिखाई पड़ रही है उसका रीजन क्या होता है। यही जो आपका कौन सेल होती है यही चीज वहां पे करती है कि हमें जो रंग दिखाई पड़ रहे हैं प्रकाश में इसका निर्धारण यही अभी कौन सेल आपकी वहां पे करती हैं। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है, जब एक विस्तृत श्वेत वस्तु उत्तल लेंस के सामने रखी जाती है तो उसके रंगीन प्रतिबिंब बनते हैं और सबसे छोटे प्रतिबिंब का रंग होता है। जो का सबसे छोटा प्रतिबिंब आपका होता है उसका रंग कैसा होता है, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, ये आपका हो जाएगा बैंगनी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के वेग तरंग दैर्ध्य पे आपके ये निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करेंगे आप बताओगे, तरंग दैर्ध्य पे आप यहाँ पे निर्भर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, सीधा सीधा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट होता है तो बैंगनी रंग आपको यहाँ पे बता देना है। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो आपका जीके का सवाल है, ये बताओ मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से कहां पे मना किया था, कहां पे इन्होंने मना किया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या बता दोगे, सीधा सीधा ये हो जाएगा बैरकपुर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जबलपुर में आपके नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था। यानी दोस्तों जो आपके मंगल पांडे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 34वीं वाहिनी बंगाल के ये नेटिव इन्फेंट्री में एक सैनिक थे वहां पे और जिन्होंने क्या किया, जानवरों के चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इन्होंने उसे मना कर दिया, उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह वहां पे कर दिया। क्योंकि वहां पे एक ये अफवाह उठ गई थी वहां पे कि जो हम लोग जो गोली मतलब जो फायर करने के लिए जो हमें कारतूस वहां पे, पहले क्या होता वहां कारतूस होते थे, पहले वहां पे उनके मुंह से निकालना पड़ा फिर वहां बंदूक में डालना पड़ता था। तो वहां पे ये आपकी काफी ज्यादा फेमस हुआ कि जो ये कारतूस में पीछे जो कवर होता है उसमें क्या होता है सुअर का मांस या गाय के मांस का यूज वहां पे किया जा रहा है। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया था मंगल पांडे ने। और ये विद्रोह कहां पे किया था, इन्होंने बैरकपुर में इसका विद्रोह वहां पे किया था। ये चीज याद करना, कहां विद्रोह किया था, बैरकपुर में इसका विद्रोह वहां पे किया था। और एक चीज दोस्तों ये भी याद कर लेना यहाँ पे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्र सेनानी इन्हीं को कहा जाता जो मंगल पांडे थे। कि जो 1857 की क्रांति वहां पे हुई थी उसमें शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी ये मंगल पांडे ही आपके वहां पे थे। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जा रहा है, शिवाजी ने अपने शासन काल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की थी, किसने शिवाजी का पूछा जा रहा है। तो बताओ कौन से पर्व की शुरुआत वहां पे की थी, राइट आंसर यहाँ पे इनमें से आपका क्या हो जाएगा।
तो सीधा सीधा क्या बताओगे, गणेश चतुर्थी। क्या बताओ, गणेश चतुर्थी आपको बताना है। और दोस्तों जो आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में, ये भी याद कर लेना, 1893 ईस्वी में इन्होंने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक और ये पौधारोपण किया, यानी सार्वजनिक रूप से सभी लोगों में इन्होंने फैला दिया। कब फैलाया था, इन्होंने फैलाया था 1893 में। कौन, बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट वहां पे होता है, सीधा सीधा आप क्या बताओगे, गणेश चतुर्थी बता देना शिवाजी के नाम पे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताना, निम्न में से कौन आपके खिलजी वंश का प्रथम शासक था। जो आपका खिलजी वंश था, इसके प्रथम शासक कौन थे, ये वैसे हर बच्चे को पता ही होगा। तो खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन हो जाएंगे, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। क्या हो जाएंगे, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्या बताओगे, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। एक सवाल ये आपसे पूछा गया, भारत सरकार की प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पूरा करता है। यहाँ पे अनुच्छेद आपसे पूछा गया है, कौन सा अनुच्छेद आप यहाँ बता दोगे। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या बताओगे, अनुच्छेद नंबर 45। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और उसमें कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपका ये सर्व शिक्षा अभियान आपका है, इसकी शुरुआत दोस्तों अगर कभी आपसे पूछेगी, ये बताओ इसकी शुरुआत कौन से वर्ष से दोस्तों हुई थी। क्या बताओगे, 2001 वर्ष दोस्तों इसकी शुरुआत यहाँ पे आपकी हुई थी। और दोस्तों यहाँ पे एक अनुच्छेद ये भी याद कर लेना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 जो ए आपका होता है, इसमें क्या होता है, प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगर कभी ये पूछा गया कि प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार संबंधित कौन सा आपका अनुच्छेद आपका वहां पे हो जाता है, तब आपको अनुच्छेद नंबर 21A आपको वहां बता देना है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कि प्रारंभिक शिक्षा अभियान से आपका जो रिलेटेड आपका अनुच्छेद होता है वो कौन सा हो जाता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया, इंपोर्टेंट मार्क का लेना अगर ना पता हो तो। यहाँ पे एक सवाल ये पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। ये किस अधिकार से आपके संबंधित है। और वैसे इसका भी आंसर सारे बच्चों को पता ही होगा, वहां पे किस अधिकार से ये संबंधित आपके हो जाएंगे, ये बताओगे आप, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको बता देना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा गया कि एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है, जिसे वर्ष 1921 में आपका रामसर साइट के रूप में आपका नामित किया गया है। इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि सीधा सीधा आपके दानापुर जडारो में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दोबारा कभी रिपीट हुआ तो क्या बताओगे, चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी आप राइट आंसर यहाँ बता देना है। और इसे दोस्तों आपका 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। और ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। कहा, किस राज्य में है, ये पूछा गया, भारत के किस राज्य में दोस्तों बताओगे, भारत के दोस्तों ये आपके उड़ीसा राज्य में आपका ये स्थित वहां पे आपका हो जाएगा। तो उड़ीसा राज्य को आपको यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपको बता देना है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी आपका विक्षोभ के कारण आपका उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है। ये भी सारे बच्चों को पता ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कई बार आपकी जो प्रैक्टिस सेट वहां भी मैंने करा भी रखे हैं और ये कई बार आपका रिपीट भी वहां पे हुआ है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सा ऋतु बताओगे भाई, शरद ऋतु। ऑप्शन डी आप बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी जो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर कहा भारत में आपका ये आते हैं, कहां से आते हैं, भारत में आ जाते हैं। तो क्या बताओगे, शरद ऋतु आपका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताना, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल हमसे पूछा था क्या था, यानी किस वर्ष शुरू हुई और किस वर्ष तक ये आपकी चली थी। क्या बताओगे राइट आंसर यहाँ पे, 1951 से 56 बता देना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपकी हो जाती है। और कभी अगर आपसे ये पूछा गया, एक चीज हमें ये बता देना कि एक ये बताओ जो आपका योजना आयोग, कभी अगर पूछा गया योजना आयोग की स्थापना
योजना आयोग की स्थापना आपकी ये कब हुई थी? तो क्या बताओगे यहाँ पे 15 मार्च। तब आपको क्या बता देना, 15 मार्च 1950 आपको यहाँ पे ये चीज बता देना है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों जो आपकी ये पहली पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पे आधारित थी? तो मॉडल क्या बताओगे दोस्तों यहाँ पे, हेरोड डोमर मॉडल, ये यहाँ पे नोट करना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपकी ये पूछी जाती है कि जो हेरोड डोमर पे ये मॉडल पे आधारित थी। और इस पे ज्यादा फोकस किस पे किया गया था? जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी तो ज्यादा फोकस आपका इसमें कृषि के विकास पे आपका वहां पे किया गया था। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाता है। इसमें पूछा गया किस फसल को हम लोग गोल्डन फाइबर, किस फसल को आपका ये गोल्डन फाइबर भी वहां पे कहा जाता है? तो किसको कहा जाएगा? ये दोस्तों कहा जाता है जूट को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और कभी दोस्तों अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताओ भारत में जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? अगर क्या पूछा गया जूट में भारत में कौन सा राज्य, भारत में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य हो जाएगा, किसका नाम बताओगे? पश्चिम बंगाल का। सबसे ज्यादा जूट आपका पश्चिम बंगाल में वहां पे आपको पाया जाता है। वहीं पे दोस्तों अगर विश्व का पूछा जाए, विश्व में जूट क्रम में भारत कौन सा नंबर आता है? नंबर 1 पे दोस्तों आपका कौन सा आएगा? यहाँ भारत आ जाएगा। भारत के बाद कौन दोस्तों आएगा? भारत के बाद आता है बांग्लादेश। इसके बाद कौन देश आएगा? बांग्लादेश आपका आएगा। इसके बाद कौन देश आता है? आपका चीन आता है। भारत, अगर भारत में पूछा गया, अगर भारत में अगर कभी आपसे पूछा गया ये बताओ अच्छा भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जूट पाया जाएगा, आप बताओगे पश्चिम बंगाल का बताना है। और वही कभी अगर विश्व का पूछा जाता है कि ये बताओ विश्व में नंबर सबसे ज्यादा आपका जूट किस कौन से देश में होगा, तो भारत बताओगे। सेकंड नंबर में बांग्लादेश और थर्ड नंबर में आपका चीन आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये क्रम जरूर याद करना, इसका पश्चिम बंगाल याद कर सबसे ज्यादा। और जो अगर देश का क्रम याद करें कि कौन से देश में यानी कौन सा क्रम वहां पे आपका होता है। अगला सवाल ये पूछा गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आपकी ये किस वर्ष वहां पे शुरू की गई थी, ये यहाँ पूछा गया है। तो कब शुरू की गई थी ये बताओगे? 2001 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब शुरू की गई थी, पूरी डेट क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ बताओगे 25 सितंबर 2001। क्या याद कर लोगे? 25 सितंबर 2001 डेट याद कर लेना, जब आपकी ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आपकी ये वहां पे शुरू की गई थी। अब यहाँ जो हमारे मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं और टोटल 5 क्वेश्चन हमारे मैथ के आते हैं। और मैथ आपकी बिल्कुल नॉर्मल आती है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, बड़ी आसान है, सारे सवाल आप वहां पे आंसर दे सकते हैं। एक बार ध्यान से देखो क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है। देखो सवाल में क्या पूछा जा रहा है, पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक का पहले 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से अनुपात ज्ञात करो। बस कुछ नहीं, सवाल में बिल्कुल इजी है। देखो पहले ये हो तो पहली 4 अभाज्य संख्या कौन सी आपकी हो जाएंगी, आप बताओ? 1 हो गई, 2 हो गई, 1 3 हो गई, 1 हमारी 5 हो गई, 1 आपकी 7 हो गई। ठीक है, फिर बोला गया पहली 3 भाज्य संख्या, यहाँ अब क्या बात हुई, यहाँ अभाज्य लिख दी। अब बताओ पहले 3 भाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, तो आप बताओगे जैसे पहली होगी 4, फिर 6, फिर 8। ठीक है, अब क्या दिया गया है ये बताओ, यानी कि लघुत्तम समाप एलसीएम, इनका आपका एलसीएम निकालना, इनका आपका एचसीएफ निकालना, उनका फिर रेशियो। तो ये 2 3 5 7 इनका एलसीएम कितना आपका हो जाएगा? तो इन सभी संख्याओं गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 7 21 210। इनका एलसीएम आपका हो गया 210। अब बताओ इनका मासा पा एचसीएफ क्या हो जाएगा? इनका आप एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा? 4 6 8। क्या कॉमन सभी में? आपका 2 यहाँ पे कॉमन है। अब पूछा गया इनका बताओ रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 210 लिखा है, यहाँ पे आपका अनुपात 2 है, 2 से काट दो, क्या 2 1 के 2, 2 1 के 2 हो गया, 0 को 2 पंचे 10 हुआ, 5 हो जाएगी आपका 1। यही दोस्तों इनका आपका रेशियो हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बताओगे? 105 अनुपात 1 बता देना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, बस आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, एचसीएफ निकालना आना चाहिए। आप बड़ी आसानी इनके सभी के सवाल के आंसर दे सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में प्रैक्टिस करना कि कैसे आप इसका आंसर वहां पे निकाल सकते हैं।
एक सवाल ये पूछा गया 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपका 70 है, उनमें से 6 संख्याएं आपकी दी जा रही है, बताओ 7वीं संख्या क्या हो जाएगी। ये बताओ, पहले ये बताओ 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। जो आपकी देखो 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याओं जो आप औसत से गुणा करोगे योग निकल के आ जाएगा। फिर इन जो ये 6 संख्या है इनको जोड़ के आप टोटल में माइनस कर देना, आप 7वीं संख्या वो आपको पता वहां पे चल जाएगी। पहले ये बताओ यहाँ पे कि ये बताओ सारी संख्याओं का योग, ये 7 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। तो योग आपके 7 संख्याओं क्या हो जाएगा, 70 गुणे आप बताओगे 7 से गुणा करोगे, 7 से कितना हो जाएगा, इसका गुणा करो कितना हो जाएगा, 7 से 49, 490 आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आप ये जोड़ो 32, ये सारी संख्याओं जोड़ो कितना हो जाएगा, 32 प्लस 69 प्लस 72 प्लस 65 प्लस 79 प्लस 48, इन सभी को जोड़ोगे, इनका योग कितना हो गया आपका, ये हो गया 365। इनका योग क्या हो गया आपका 365, इनका योग क्या हुआ आपका 365 हो गया। तो जो आपकी ये टोटल 7 संख्या है, ये 6 संख्या माइनस कर दो, इनका योग 490 है, इसका योग 365 है। अब इसमें जब आप माइनस करोगे यानी 490 में 365 हम जब माइनस करेंगे कितना निकल के आएगा, ये आपका हो जाएगा 125 हमारा निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या बता दोगे आप, 125 आपको बता देना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आपका दिया गया 192 मीटर स्क्वायर है, उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। कुछ नहीं भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया। देखो पहले क्या, देखो क्या दिया गया, पहले निकालो भुजा, हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे कि एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया गया, पहले भुजा निकालो, भुजा पता हो जाएगा तो आप इसी जो आपका क्या घनाकार कमरा है उसका एक विकर्ण निकाल दोगे, तो जो आपका विकर्ण निकालोगे वही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया गया, घनाकार कमरे का फर्श का क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है। तो ये बताओ अच्छा इसकी भुजा क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो भुजा का स्क्वायर ही तो हमारा क्षेत्रफल होता है, ये आपका 192 दिया गया है, तो ये बताओ भुजा क्या हो जाएगी, आप अंडर 192 यहाँ पे कर दोगे, ये कितना 192 हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 64 गुणे 3 भी तो लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल दो, तो ये आपका 8√3 यहाँ पे आपका हो गया, यानी हमें इसकी भुजा पता आपकी हो गई। ठीक है, अब पूछा जा रहा उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। देखो अगर ये बताओ कोई वर्गाकार है, हमारे वर्ग एक बना के दिखा देते हैं, ये कोई आपको वर्ग हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ बात हुई घनाकार बात हुई, लेकिन हम एक वर्ग आपको बना के दिखा रहे हैं। तो ये बताओ यहाँ पे सबसे लंबी छड़ कौन सी हो सकती है, जो आपका ये विकर्ण होगा यही सबसे लंबी छड़ आपकी होती है यहाँ पे। तो वैसे ही आपको जो घनाकार दिया गया इसका भी आप विकर्ण वहां पे निकाल लोगे, तो यहाँ पे क्या बताओगे, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा घनाकार का, इसका दोस्तों आपका विकर्ण आपका यहाँ पे होता है विकर्ण बराबर भुजा √3, भुजा √3 आपका होता है। अब भुजा अभी हमने निकाली क्या 8√3 निकाली है, तो जहां पे ए है वहां पे आप सीधा रखोगे 8√3 और गुणे कर दोगे आप √3 कर देना, तो ये √3 गुणा होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 गुणे 8 करोगे, 8 से कितना हो जाएगा 24, 8 से आपका हो गया 24 मीटर आपका हो गया। तो सबसे लंबी जो छड़ होगी वो कितने मीटर की हो जाएगी, 24 मीटर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है इस क्वेश्चन का। एक सवाल से ये आपसे पूछा जा रहा है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर बताओ क्या होगी। तो यहाँ पे क्या चीज दी जाए, ध्यान से देख रहा है। देखो हमें पूछा जा रहा है किस धनराशि पे साधारण ब्याज, तो साधारण जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है ये बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये हमारा ये आपका होता है। अब देखो क्या दिया गया, किसी धनराशि पर 40 वर्षों का, यानी हमें समय क्या दिया गया 40 वर्ष। अब ये बताओ मूलधन क्या है आपका यहाँ पे, अब ये बताओ जो आपका सिंपल इंटरेस्ट ये ब्याज क्या है आपका, क्योंकि दर तो हमसे ये पूछी ही जा रही, क्या क्या दिया गया यहाँ बताया जा रहा उस धनराशि का 2/5, यानी अगर हमारा मूलधन 5 है, अगर यहाँ पे आपका जो मूलधन है ये अगर आपका 5 है तो आपका ब्याज कितना मिला, ब्याज हमें मिल रहा 2, ब्याज कितना मिल रहा हमें 2, और हमें बताना क्या दर, हमें इस आर का मान आपको बताना, सारे मान यहाँ पे रख दो, आपका आर का मान यहाँ पे निकल आएगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आप बताओगे, यहाँ पे हम 2 रख देंगे बराबर, मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ रखा आपने 5, दर कितनी, दर आपसे पूछी जा रही है, समय कितना दिया गया 40 वर्ष दिया गया, बटे आपने यहाँ पे क्या कर दिया 100 यहाँ पे आपने कर दिया। अब इसी आर का मान आप निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4 0 0 आप काटा,
5 दूना ये आपका 10 हो गया, 2 से काटा 2 दूना 4 हो गया यहाँ पे। अब ये 2 से 2 कट गया, 1 यहाँ बचा, तो आर का मान आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, 1% हमारा आ गया। दर क्या आ जाएगी आपके 1% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हमारा ये हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है। यहां तो ये अपना पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे हैं वो शायद नोट्स तैयार करना, जो मैंने आपके आज एआरओ जिडाओ रिलेशन भर्ती जो मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करा था वो तैयार करना। आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में वहां क्वेश्चन दिखेंगे, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, लेकिन सारी चीज आप अच्छे से वहां पे तैयार जरूर कर लीजिएगा। देखो यहां बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी वस्तु की यदि सूची मूल्य निर्धारित कीजिए, यदि उस वस्तु पर 10% की छूट आपकी 100 रुपए होती है तो। किसी वस्तु की सूची मूल्य निर्धारित कीजिए, यदि उस वस्तु की 10% छूट 100 रुपए निर्धारित होती। क्या पूछा गया, किसी वस्तु सूची मूल्य अंकित जो मार्क प्राइस होता है, जो प्रिंट रेट होता है, वो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने लिख दिया मार्क प्राइस, इधर हमने लिख दिया सेलिंग प्राइस, यानी जिस रेट पे हमने उसे बेचा। क्या दिया गया, किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित कीजिए, यदि उस वस्तु का 10% छूट आपके 100 के बराबर है। देखो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/100, जीरो काटो, क्या होगा 1/10 हो गई। यानी कि अगर कोई सामान आपके 10 है, 10 की हम 1 रुपए छूट देंगे, बेचा हमने, यानी जो अगर आपकी 10 रुपए मार्क प्राइस थी, 1 की छूट दी, हमने बेचा कितने, 9 की आपकी बेची गई। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्काउंट हमारा केवल 1 रुपए का है, लेकिन सवाल में बोला गया ये आपका 1 रुपए नहीं भाई 100 रुपए है। तो अगर ये बताओ तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इसका 100 गुना हो जाएगा आपका, ये तो हो गया भाई 900 हो गया हमारा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये भी इसका भाई 100 गुना होगा जाके, ये कितना हो जाएगा आपका 1000 हो गया। अब यही तो हमसे मार्क प्राइस आपसे पूछा जा रहा है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा आपका 1000 यहाँ पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या राइट आंसर बता दोगे, 1000 बता देना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने क्वेश्चन मैंने करे सारे अच्छे प्रैक्टिस करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दें कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना हुआ है। अगर सारे आप काउंट करोगे, अगर आपके यहाँ पे 35 क्वेश्चन सही हुए तो आपके बिल्कुल सही तैयारी चल रही, आपका एग्जाम बिल्कुल वहां पे क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे, आप एप्लीकेशन से अभी जाके डाउनलोड कर लेना। सीधा प्ले स्टोर पे जाना, वहां पे आपको सर्च करना एनए वाला जैसे आप सर्च करेंगे वहां पे तो आपके सामने एप्लीकेशन आ रही है, उसे डाउनलोड कर लेना। जहां पे कोर्स पीडीएफ का एक आपका फोल्डर वहां पे दिखाई पड़ेगा, जो हाँ मैंने कंप्लीट आपके नोट्स अपलोड करके वहां नोट्स लेना और तैयारी करना। आपका एग्जाम जब भी देने जाओगे आपका पेपर बिल्कुल वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।